तो वीडियो किसी कारणवश थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो अब आगे पढ़ते हैं। तो आता है ओम्स लॉ। चैप्टर के हम काफ़ी मेन पोर्शन तक पहुंच चुके हैं। तो आता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? तो देखो, जब ओम्स लॉ यही कह रहा है कि भाई जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। वोल्ट बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। वोल्ट घटेगा, करंट भी घटेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कि वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। या फिर कह सकते हो आप कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वोल्ट पोटेंशियल एक ही बात है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है। और दूसरा, इसमें इन्होंने और कुछ है ही नहीं इतना कुछ खास, है ना। अब बात करते हैं इसके जुड़े, हम आपको कुछ वो बताएंगे, रियल लाइफ चीज़ें बताएंगे जिससे आपको याद करने में आसानी होगी फॉर्मूले को या फिर इस ओम्स लॉ को। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आप रास्ते पे चलते हो, कोई कुत्ता आता है, ठीक है। मान लो वो कुत्ता एकदम मरियल सा है, मरियल सा कुत्ता। तो आप कितने तेज भागोगे? वो मरियल सा कुत्ता तो धीरे भागेगा, धीरे भागेगा, उसका साइज भी छोटा। तो आप कैसे भागोगे? आप धीरे भागोगे, धीरे भागोगे। वहीं वहीं अगर मैं बहुत ही हट्टा कट्टा मोटा सा कुत्ता पिटबुल सा ले आऊँ, वहीं पे स्ट्रीट स्ट्रीट में हो, वो स्ट्रीट में हो, और वहीं पे आप खड़े हो और वो आपके पीछे पड़ जाए, कैसे भागोगे? मिल्खा सिंह फेला तो आपके आगे इतनी तेज भागोगे आप, ठीक है ना। तो इससे कि कुत्ते का साइज बढ़ेगा, कुत्ते का साइज बढ़ेगा, डॉग साइज अगर इंक्रीज होगा तो रनिंग स्पीड भी बढ़ेगी। डॉग साइज इंक्रीज होगा, रनिंग स्पीड बढ़ेगी। डॉग साइज डिक्रीज होगा, रनिंग स्पीड भी डिक्रीज होगी। इससे इसे डिनोट करो और इससे से कनेक्ट करो। कनेक्ट करके क्या पता चलेगा? इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर वोल्ट इंक्रीज होगा, वोल्ट इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो करंट भी बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ रहा है ये भी मैं आपको रीजन देता हूँ, देखो सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बताया था? ये एक बैटरी या फिर किसी सेल की एक ताकत है, अपनी एक शक्ति है, ठीक है। तो आप मान लो, जैसे मैंने बताया था कि इन्हें प्रेशर एक्यूमुलेट करता है, प्रेशर प्रेशर लगाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, चार्ज का साइन तो नेगेटिव है। तो अब मुझे बताओ कि अगर जो मैं कम बैटरी, मैंने बताया था कि बैटरी जो क्या कुछ काम नहीं करती, वो बस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना उनको रिपेल करती रहती है ना। तो बताओ, अगर मैं छोटी बैटरी लगाऊंगा तो कैसे रिपेल करेगी? थोड़ी कम ताकत होगी तो थोड़ी धीरे रिपेल करेगी। मतलब उसका खौफ इतना है कि वो भागेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा समझो, उसका खौफ इतना है वो भागेगा। अब वो बैटरी बड़ी लगाऊंगा, बूम, तो और तेज भागेगा। और बड़ी लगाऊंगा तो और तेज भागेगा, और बड़ी लगाऊंगा और तेज भागेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई वोल्ट बढ़ रहा है, क्योंकि बैटरी बढ़ी है तो वोल्ट भी ज़्यादा है। तो वोल्ट बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, वोल्ट घट रहा है तो करंट भी घट रहा है। ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, लगा देना वी प्रोपोर्शनल। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? बताओ। आई, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो इसमें हमें कांस्टेंट लगाएंगे। क्या कांस्टेंट लगाएंगे? वी, वी लिखेंगे पहले, तो फिर इजिकल टू साइन लग जाए, क्योंकि भाई हमें अगर इजिकल टू में लाना ना तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमें इसमें कांस्टेंट क्या लगाया? हमें इसमें कांस्टेंट लगाया आर। हमने इसमें कांस्टेंट क्या लगाया? आर लगाया। तो इससे एक फॉर्मूला और निकल के आया। क्या निकल के आया? एक फॉर्मूला, पहले हमने बहुत फॉर्मूला पढ़े, एक फॉर्मूला निकल के आया। फॉर्मूला लगाया वी इज इक्वल टू आई आर। एक फॉर्मूला ही आ गया, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जो आर है ना वो हमारी रेजिस्टेंस है। आर जो है हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का भी मैंने आपको साइन बताया था। रेजिस्टेंस का साइन कुछ ऐसा कुछ साइन था रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इसमें आ रही है, ये साइंस को पता चला। साइंस ने सोचा अरे इसमें एक और चीज आ रही है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने रिसर्च करी और फिर उन्होंने एक और चीज निकाली जिसका नाम था रेजिस्टेंस। हा, ये और सिलेबस बढ़ गया हमारा, और सिलेबस बढ़ाएंगे ये लोग, और आगे बढ़ाएंगे, देखते कितना बढ़ेंगे, हम भी झेलने वाले लोग हैं। तो रेजिस्टेंस आया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टेंस भी पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं बुक से। तो रेजिस्टेंस में क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है। और जो ऐसा यूनिट है ना रेजिस्टेंस की, वो है ओम। ओम 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 ओम, ठीक है। उसका साइन क्या है? साइन है इसका ऐसा कुछ, ऐसा दिखता है ओम। देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
ओम बूम। ये है आपका ओम दादा, ये रहा, ये ऐसे दिखता है आपका ओम। ठीक है, लिखते चल करो, जब मैं बोलता हूँ तो लिखते भी रहे करो। ये है ओम। ठीक है, तो ऐसे यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस ऐसे यूनिट है ओम। अब मैंने ये बताया कि ये प्रॉपर्टी कंडक्टर की टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, है ना। अब कैसा इसे डिनोट कराना पड़ेगा, तो समझा देते हैं, हम समझाने के लिए बैठे हैं। ठीक है ना, तो देखो, एक मैं आपको ना एक कमरा दे दूं, नहीं कमरा का बस से डिनोट कराना, बस से बहुत जाता हूँ, बस से डिनोट कराऊंगा। ठीक है, एक बस है, इसमें कम कम यात्री बैठे हैं, है ना। तो आप पीछे वाले पिछले वाली जगह से अगर आप आगे वाले पीछे वाले गेट से अगर आगे वाले गेट तक जाओगे तो आपको आराम से जाओगे, एकदम मस्त जाओगे, है ना। भाई अगर मैं भीड़ भर दूं, कैसे जाओगे? ऐसे घूम घूम के जाओगे ना, एकदम कतई टाइम बच जाएगी कतई, है ना। इतने सारे लोग होंगे कि आपकी स्पीड घट जाएगी। अगर वहां पे शायद लोग नहीं होते तो आप एकदम मक्खन जाते, एकदम स्पीड आपकी एकदम बढ़िया रहती। पर इतने सारे मैंने लोग आ गए हैं, इतने सारे लोग भर गए हैं, तो आप कैसे जाओगे? एकदम ऐसे बिच बिच के, एकदम ऐसे यूं करोगे, हटना भैया, है ना। बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये तो आप भी मानता है ना। तो इस चीज से आप इसे डिनोट करो कि भाई जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है ना, तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है रेजिस्टेंस का। मतलब कि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे उसके रोल है। उसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कह रहा है बाधा, बाधा बोल लो, चलो बाधा से ज्यादा समझ में आएगा। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, सब टेंशन नहीं लेने का। तो ये देखो, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारी एक वायर है, वायर का मैंने पार्ट लिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ना मक्खन जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी बहुत कम है। मैंने बहुत ही अच्छा करंट, मैंने सिल्वर लिया है, ये क्या, ये मैंने सिल्वर लिया है। बहुत ही बढ़िया कंडक्टिविटी है, मस्त एकदम मस्त जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 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 होगा असली कमाल, अब होगा असली धमाल। अब मैं आज सिल्वर हटाऊंगा। मान लो कि अब मैंने से कोई एलोय बना दिया, एलोय, ठीक है। अभी कोई वायर ना पहले सिल्वर थी, बढ़िया इलेक्ट्रॉन, अभी एलोय बन चुका है। तब क्या होगा? अब इसमें आएगी बाधाएं। मैंने यहाँ एक बाधा डाली, यहाँ भी एक मैं बाधा डालूंगा, यहाँ भी डालूंगा, यहाँ भी डालूंगा, हर जगह मेरी बाधा है ना। तब इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी रुकेंगे, रुकना पड़ेगा भाई, मैंने बाधा डाल दी है बहुत सारी। बहुत भीड़ बचाऊंगा यहाँ पे, इतनी भीड़ बचाऊंगा, ये जाने की जगह नहीं दूंगा, एकदम बिच बिच के जाएंगे सब, है ना। अब इतनी सारी मैंने भीड़ भाड़ लगा देनी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड घटेगी, घटेगी कि नहीं बताओ। देखो इधर आएगा, इधर टकरा जाएगा, फिर कहेगा अरे जगह नहीं, चल इधर से चलता हूँ, इधर से जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर टकरा, अरे इधर से करे, तो इधर से जाता हूँ, फिर इधर आएगा, इधर टकरा जाएगा, फिर इधर से इधर जाता हूँ, फिर इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, फिर जाएगा, कितना टकराएगा। अगर ये यहाँ पे ये बाधा नहीं होती तो कैसे जाता, एकदम सीधा, ला 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 ला, मस्त एकदम, स्पीड कितनी बढ़िया होती। अब देखो कितनी बाधा डाल दी, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा वो है, प्रोपोर्शनल इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और देख क्या सकते हो, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो हमारा करंट है, करंट है वो घटेगा। रेजिस्टेंस बढ़ी, करंट घटा, करंट बढ़ा, रेजिस्टेंस घट गई। आज समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस है जिसे हम चेंजिंग रेजिस्टेंस कह सकते हैं, चेंजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि हम किसी की रेजिस्टेंस को ना बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आयरन आयरन आप करते हो ना प्रेस, उसमें से वो होते हैं 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, है ना। तो रेजिस्टेंस का काम है, ठीक है। और रेगुलेटर्स, ये सब में रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रोल निभा रही है। ये चेंजिंग रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये रियोस्टेट का कमाल है अपना, रियोस्टेट भाई। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है? चेंजिंग रेजिस्टेंस, इट्स अ चेंजिंग रेजिस्टेंस। बुक के साथ देखा तो उसमें लिखा है कि आ रियोस्टेट और अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस और अ कंपोनेंट विच एलोज चेंजिंग और रेजिस्टेंस। देखो वही बात आ गई, चेंजिंग और रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कीपिंग द वोल्टेज सेम। मतलब ये कह रहा है कि वोल्टेज तो सेम रहेगी पर रेजिस्टेंस जो है वो बदलती रहेगी। यानी कि अगर देखो, समझो समझो, वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस बदल रही है, तो करंट भी क्या बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि मैंने बताया रेजिस्टेंस बढ़ेगी घटेगी तो करंट का भी इसमें फर्क पड़ रहा है। तो अगर वोल्ट को करंट बदल के, अगर कह सकते हैं आप वोल्टेज को फर्क नहीं पड़ रहा तो करंट को तो बिल्कुल ही बिल्कुल पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि अगर रेजिस्टेंस
मतलब कि अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस कहीं लगा है तो उसे हम बढ़ाएंगे चढ़ेंगे तो करंट को ही फर्क पड़ रहा है। अगर करंट को फर्क पड़ रहा है तो इसका अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा पंखा चल रहा है, चलो चला के दिखाता हूँ। चला, हाँ चला। मेरा स्विच वाला है, सॉरी। अगर मेरा वाला होता ना, रेगुलेटर वाला होता, तो फिर मैं इसे कम ज़्यादा कर सकता था। ठंड हो रही है बहुत बंद कर दो, है ना। तो वैसे कम ज़्यादा कर सकता था। प्रेस प्रेस में भी कम ज़्यादा का होता है ना, उससे मैं प्रेस कर सकता हूँ। उसमें भी किसका रोल है? रियोस्टेट। तो रियोस्टेट समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आता है रजिस्टर। रजिस्टर इसके हिसाब से बताऊँ तो अ कंडक्टर हैविंग सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर रजिस्टर जिसकी एक सेम रेजिस्टेंस है, कोई चेंज नहीं है। रजिस्टर का सेम रेजिस्टेंस है, तुम उसे बदल नहीं सकते हो, ठीक है, वो है रजिस्टर। अब आते हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस है। किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? तो मैं आपको बता दूं कि मेनली रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला आता है लेंथ ऑफ वायर, दूसरा आती है चौड़ाई यानी कि ब्रेथ ऑफ वायर, वाइड कितनी है वायर, ठीक है। और उसमें तीसरा दिया है नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। नेचर भी होता है, हाँ नेचर भी रोल कर रहा है ना, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो तीन चीजें हाँ तीन चीजें हैं जिन पर रेजिस्टेंस हमारी जो है मैटर कर रही है। तो पहली है ऑन दी लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर पर कैसे रेजिस्टेंस मैटर कर रही है सर? देखो भाई समझो, एक मैंने लगाई बहुत बड़ी वायर लगवा दी मैंने, है ना, और एक लगा दी मैंने छोटी वायर। जितनी बड़ी वायर होगी उतना करंट को फ्लो करना पड़ेगा, उतनी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उतनी उसके सामने बाधा आएंगी। तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है और करंट घट रहा है। लेंथ ऑफ वायर बढ़ाओ, रेजिस्टेंस भी बढ़ाओ, करंट को घटाओ। मतलब करंट की स्पीड को घटाओ, करंट को नहीं घटा रहे, करंट की स्पीड को घटा रहे हैं। फिर आता है अपना दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन से यहाँ पे मतलब ही यही है कि उसकी जो ब्रेथ है वो, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो बताओ मुझे बात बताओ, एक मैंने वायर ली जो एकदम पतली सी है, पतली सी, ठीक है, तो क्या वो प्रेशराइज्ड है? क्या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके पास ज़्यादा बाधा है? क्योंकि उनके पास फ्री स्पेस नहीं है ना, सिंपल सी बात, फ्री स्पेस नहीं है। इसको आप बस से समझना चाहो बस से नहीं समझ पाओगे, इसे मैं समझाऊंगा आपको प्ले ग्राउंड से। प्ले ग्राउंड, तो प्ले ग्राउंड जो होता है, या फिर फुटबॉल मैच हो गया, या जिसमें आप फुटबॉल मैच खेलते हो, क्रिकेट मैच चलते हैं, उनमें क्या है, उनमें कभी कभी पब्लिक आ जाती है, पब्लिक आ जाती है, तो जब तक वो खाली होता है, खाली हो जितना खाली हो उतनी पब्लिक उसमें घूमेगी। या फार्म हाउस, फार्म हाउस भी बहुत बड़ी एग्जांपल है। जितना बड़ा फार्म हाउस उतने पब्लिक इधर उधर घूमेगी, उधर उधर जा जाकर आइसक्रीम लेगी, उधर उधर जा खाए पिएगी, है ना। अगर मैं उसे छोटा कर दूँ तो क्या होगा? ऐसी भीड़ मच जाएगी, ऐसी भीड़ मच जाएगी, सोची ना होगी, है ना। तो देखो वही है इसमें से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि अगर आप समझ लो कि अगर वायर, किसी भी वायर का अगर हम उसकी ब्रेथ बढ़ाएंगे, या उसकी कह सकते हो उसकी अगर हम सरकमफ्रेंस को बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, एरिया, ये सर्कल है उसका अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, ये सर्कल इसका हम एरिया बढ़ाएंगे, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए फ्री स्पेस ज़्यादा बचेगा। फ्री स्पेस ज़्यादा हो तो आराम से फ्लो करेंगे मक्खन। आज ब्लू है पानी, पानी एकदम मच जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसमें हमने ये चीज़ें और निकले कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी और करंट बढ़ेगा। आई समझ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा, करंट बढ़ा, और क्या घटा? क्या घटा? एक चीज घटेगी, सिर्फ एक चीज, एक चीज, रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। अब नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर बहुत बड़ा रोल निभाता है, और नेचर किसी भी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर या फिर कह लो रेजिस्टिविटी, उसका एक साइन है, हम कहते हैं रो। रो, रो बोलते हैं उसे, एक साइन है, ठीक है ना। अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। तो मान लो मैंने एक वायर बनाई, मैंने किसी एलोई की वायर बनाई, एलोई की, ठीक है। एलोई जो होते हैं वो कम, उनकी जो होती है ना रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल, ठीक है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मैं उसका बढ़ा दिया, मैंने समझो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बहुत बढ़ाया, किसी एलोई को मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बहुत बढ़ा दिया, बहुत बड़ा कर दिया, पर है तो वो एक एलोई। उसके अंदर चाहे वो इतना बढ़ा दो, चाहे तुम उसे इतना बढ़ा दो, उसके अंदर इतनी सारी बाधाएं हैं, बस करंट कंडक्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। पर पर अगर मैं यहीं पे जो उसकी रेजिस्टिविटी है या फिर कह लो नेचर ऑफ जो मटेरियल है वो मैं अच्छा कर दूँ, मतलब कि मान लो मैंने ले लिया सिल्वर, या मैंने ले लिया कॉपर, या मैंने ले लिया और भी बहुत सारे हैं, मैंने कॉपर ले लिया, तो कॉपर लूँगा तो क्या होगा, बहुत बढ़िया करंट पास होगा, है ना, मक्खन एकदम बढ़िया जाएगा। एल्यूमिनियम ले लिया, बहुत मस्त करंट जाएगा, क्यों? क्योंकि उनका नेचर अच्छा है, उनका नेचर ही इतना बढ़िया है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कॉन्सेप्ट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का है।
फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे करंट बढ़िया पास करेगा। एलॉय में फ्री इलेक्ट्रॉन कम देखने को मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे करंट पास अच्छा नहीं होता। जहाँ बात करूँ अगर मैं प्योर मेटल या एल्यूमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बढ़िया करंट पास करता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बोला कि नेचर ऑफ मटेरियल भी बहुत मैटर करता है ना। चाहे तुम क्रॉस सेक्शन, चाहे तुम किसी एलॉय क्रॉस सेक्शन कितना ही बढ़ा लो, वो किसी प्योर मेटल से नहीं मुकाबला कर पाएगा, है ना। फिर आता है, इससे एक फॉर्मूला निकल के आ गया। फॉर्मूला निकलेगा जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वो लेंथ बढ़ेगी वायर की, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेंथ घटेगी, रेजिस्टेंस भी घटेगी। तो इससे फॉर्मूला निकाला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक निकल गया है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उल्टा है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने बताया कि क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ाओगे बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या है, घटेगी घटेगी और करंट बढ़े चलेगा, मस्त एकदम, ठीक है। तो इससे एक और वो निकला क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में ए, ठीक है। अगर हम रिमूव दी प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम रिमूव कर दें तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये पता है। तो हमने इसमें कांस्टेंट लगाया, कौन सा कांस्टेंट लगाया हमने, कांस्टेंट कौन सा लगाया, रो। रो हमने इसमें कांस्टेंट ऐड करा, ठीक है। तो आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। और रो क्या है, रो है कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट क्या है, रो है, रो। रो का भी मैं बना के दिखाता हूँ, रो कैसे दिखता है, दिखेगा कैसे आपको, ये तो उल्टा दिखेगा आपको, कोशिश करूंगा पर आपको सीधा दिखाने की, दिख जाए तो बताना। रो देखना जरा सही दिख रहा है या नहीं, सही दिख रहा है, नहीं सही नहीं दिख रहा, उल्टा बनाना पड़ेगा तब सीधा दिखेगा। अब सीधा दिख जाए शायद, ये वाला था, कौन सा था ये वाला, ऐसा ही क्या, नहीं ऐसा नहीं है, रुक जाओ, ये सही सा ला रहा है, इससे समझ आ जाए, ये वाला, हाँ ये वाला से आ जाएगा। तो ये जो है ना, इसमें इस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ जाएगा, इस साइड मैं बनाता हूँ, इधर ही देख के बना देता हूँ। ये है रो, इसे कहते हैं रो का साइन, ये है रो, ये रो है, ये रो का साइन है, ठीक है। लिख लो कभी में रो का साइन ऐसा होता है, ठीक है। ये रो जो है उसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से भी कहते हैं किसी भी मटेरियल की या कंडक्टर में। इसकी ऐसा यूनिट भी ओम है, इसकी ऐसा यूनिट भी ओम है ना। सिंपल सा होता है, रेजिस्टिविटी है तो ये रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही है। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की। तो रेजिस्टिविटी मैंने बताया ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। तो रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की बहुत कम होगी, कब होगी, बहुत कम, बहुत कम। किसी भी रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की कम कब होगी, क्यों कब होगी कम, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम कब 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 होगी बताओ। एक तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए, नेचर ऑफ वायर अच्छा हो, अच्छा कंडक्टर हो, तब उसकी जो रेजिस्टिविटी बहुत बढ़िया जाएगी, और उसकी लेंथ कम हो, है ना। तो इससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। पर इसमें एक और रोल आया था टेम्परेचर का। टेम्परेचर बहुत बड़ा, देखो भाई हमने पता था कि टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते है ना, ऐसे हमने पढ़ा था ना क्लास में, याद करो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते तो अंदर के जो मोलिकुल्स हैं वो ऐसे मूव होते हैं, आयात आयात, हाँ। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है वायर में, जो वायर की बाधाएं हैं जब वो हिलने लगती है ना बहुत ज्यादा। अब आप मुझे बताओ, एक तरफ ये गोला बनाया मैंने, ये गोले में डाले बाधाएं 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 बाधाएं, ये लो एक तरफ ही है, एकदम शांत बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन चाचा आया बढ़िया, एकदम यूं गया मस्त, ये एकदम बढ़िया जा रहा है, क्योंकि रुके हुए हैं तो टकराएगा, टकरा टकरा के एकदम मस्त चला जाएगा। पर अगर मैंने इन्हें हिला दिया अगर मैंने उन्हीं मोलिकुल्स का बहुत ज़्यादा हिलाया तो क्या हो, ये कुछ ऐसा ही होगा, कोई ऐसा ही फीलिंग आएगी आपको कि एक तरफ कैसे समझाऊं, हाँ ऐसा मैं समझो कि एक तरफ आपके सामने दो कारें आ रही हैं, ठीक है।
दो कार आ रहे तो आपको आराम से दिख जाएगी, दो कार इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो मैं आराम से बच जाऊंगा, आप देख पा रहे हो, है ना, देख पा रहे हो। पर अगर वो दो कार है ऐसा है, तो आप कैसे समझ पाओगे वो कहाँ से आ रही है, नहीं समझ पाओगे, और फिर आपका आप ठुक जाओगे, आप मर जाओगे। आप मर जाओगे, क्यों मर जाओगे? क्योंकि आप वो कार आ रही है, आपको समझ में नहीं आया कैसे आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिल रही है ना। सेम कॉन्सेप्ट इधर लग रहा है। वो इलेक्ट्रॉन जा रहा था आराम से मस्त, इतनी बाधा है, बाधा एकदम शांति मस्त जा रहा था, एकदम से हिलने लग गया। क्यों हिलने लग गया? टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर का ये बहुत बड़ा रोल है रेजिस्टिविटी बढ़ाने में। तो टेम्परेचर को भी लिख लो कि टेम्परेचर भी रोल है, पूछ नहीं लगा वरना। अब आगे वही चीज़ आएगी कि एलोइस का बहुत हाई रेजिस्टिविटी है मेटल से कंपेयर में, ठीक है। और हीटिंग डिवाइस में जो एलोइस है वो यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं मैंने बताया, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। मैं ये सब बताऊंगा कि क्यों होता है। देखो किस इसमें लग रहा है वो देख लो, आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, और टंगस्टन हो गया। फिलामेंट ऑफ बल्ब में लगता है जो टंगस्टन, कॉपर, एल्यूमिनियम और जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो किस में लगते हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स में लगती हैं। ये मेरे को बताने की जरूरत है कि ट्रांसमिशन लाइन, पूछ कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक कुछ। फिर है रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टेंस सीरीज से पहले बताना पड़ेगा मेरे को आपको हीटिंग, कि ये जो एलओएस है वो क्यों क्यों लग रहा है वो आयरन में, क्यों लग रहा है वो टोस्टर में सर, क्यों लग रहा है वो आयरन में, क्यों लग रहा है वो टोस्टर में। उसकी हाई रेजिस्टिविटी से ये टोस्टर और आयरन में लगने का क्या नाता, क्या रिश्ता। देखो भैया इसमें भी सेम चीज़ है। इधर देखो, इसी से समझा दूंगा मैं आपको। ये है बाधाएं, ये है इलेक्ट्रॉन। ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन, ये चल जा, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आया, आते ही बाधा से टकराया, टकराया इधर और बाधा लगाया मैं, क्योंकि एक एलोय है तो बाधा ज़्यादा लगाऊंगा मैं। इधर भी टकराया, इधर भी लगाऊंगा, इधर भी टकराया, इधर भी लगाऊंगा, इधर भी टकराया, इतना टकराया सारा फूट फूट के। इसमें इतनी गर्मी आ गई, इतनी गर्मी आ गई कि इसने इसको गर्म करना चालू कर दिया। ये जो एलोय था इसे गर्म करना चालू कर दिया, है ना। गर्म करेगा भी भाई, देखो ये कोई भी चीज़ स्पीड से आ रही है, अब वो टकराएगी तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, हाँ है ना, रिलीज होगी, रिलीज होगी, मानो मेरा तो रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, और हीट एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा, वो जो जिसमें भी वो रेजिस्टिविटी है, वो रेजिस्टिविटी वाली चीज़ गर्म होने लगेगी, वो गर्म होने लगेगी। अब वो गर्म होगी तो समझ में आ रहा है कि ये एलोय है और ये गर्म हो रही है, इसका मतलब एलोय किस में यूज़ होगा, ये मैंने बताया, आयरन में यूज़ होगा, टंगस्टन में, गीजर में, रोड में, और आपका आपका आपका, आपका टोस्टर में, और और कुछ बचा है क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इतना इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से अभी के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रजिस्टर इन सीरीज। सीरीज में रजिस्टर लगाने के फायदे, नुकसान वगैरह वगैरह। जब दो या दो से ज़्यादा, कितना बचा चैप्टर देख लूँ, वो तो अभी तो बचा है भाई, अभी तो कैडा चैप्टर है, अभी बताऊँगा। जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स कनेक्ट करे जाए सीरीज में, सीरीज में जब दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं, तो उन जो कंबाइंड रजिस्टर्स का जो सम होता है ना, वो उनकी रेजिस्टेंस का इक्वल होता है। ये बताऊंगा, समझा के बताऊंगा। इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। एग्जाम्पल भी दे रखा है, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑफ 222 ओम, वी हैव टू फाइंड आउट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। चलो करके दिखाऊँ, बोर्ड पे दिखाऊँ या इसी पे, बोर्ड पे दिखा दूँ, बोर्ड पे समझ में आएगा आपको। तो ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में जब करंट पास होगा, करंट का पॉजिटिव नेगेटिव बताया था कन्वेंशन करंट से देखेंगे, तो ये इधर से आ रहा है अपना करंट आई, ये 2 ओम है, ठीक है, 2 ओम है। ये उल्टा दिखेगा, को आप समझो मेरी दिक्कत है, उल्टा दिखेगा, 2 ओम है। तो थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सही दिख रहा है क्या? 2 तो सही दिख रहा है, ये 2 इधर आएगा, ये ओम इधर आएगा, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। सही है? नहीं, ऐसे इधर आ रहा है, और ऐसे, ऐसे ठीक है। 2 ओम, ओम इधर लाऊं, 2 ओम, हाँ ये वाला, ये देखो ऐसे दिख रहा है, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ठीक है, ओके। तो जो 2 2 ओम के हैं ना तीनों, ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस हैं, ये आर है, ये आर है, ये तीनों आर है।
तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से हम R1 R2 R3 से डिनोट कर सकते हैं, है ना, तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो एक फॉर्मूला निकल के आया, एक फॉर्मूला निकल आया कि R यानी कि रेजिस्टेंस का जो टोटल है ना, टोटल रेजिस्टेंस का जो टोटल है, टोटल लिख लो भाई, मैं क्या करूँ, में दिक्कत है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल है रेजिस्टेंस का टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं सारे फॉर्मूले ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ समझ लो, R का टोटल क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल है। तो इसे मैं फॉर्मूले में डालूँ तो क्या होगा, दो प्लस दो प्लस दो, ये प्लस है, उल्टो नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दो दो चार पाँच छः, 6 ओम। 6 ओम की रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में 6 ओम की रेजिस्टेंस है। किससे पता लगाया मैंने, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सीरीज में हमें ये पढ़ना था, मैंने पढ़ा दिया। अब आगे चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ाने से पहले मैं बताऊंगा कि डिसएडवांटेज क्या है सीरीज को सर्किट में लगाने की। तो डोमेस्टिक टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। क्या क्या डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट को डोमेस्टिक वायरिंग में लगाने की। यहाँ पे डोमेस्टिक वायरिंग से जो मतलब है ना, वो है वायरिंग करना। किसी भी इलाके में, शहरों में, गाँव में जब हम तारे लगाते हैं तो उसमें सीरीज में अगर हम तारे लगाते तो उसकी दिक्कतें क्या है, सीरीज में हम क्यों नहीं लगाते, हम पैरेलली क्यों लगाते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो देखो, तो पहले पॉइंट में इसने ये बोला है कि अगर अगर हम सीरीज में अगर हम तारे बिछाएं, गांव हो या शहर हो, तो अगर वो सीरीज में जो तार है वो किसी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से गुजर रही है, मान लो वो तार मेरे पंखे से गुजर रही है और मेरे पंखे से गुजरने के बाद वो मेरी लाइट से गुजर रही है ना। तो अगर मेरा पंखा बंद हो गया ना चलना, अगर मेरा पंखा बंद हो गया ना चलना, तो मेरी लाइट भी बंद हो जाएगी। सेम है चीज, ये पंखा बंद, लाइट बंद। क्यों पंखा बंद क्यों होगा, मेनली पंखा बंद क्यों होगा, इसमें कुछ फॉल्ट आएगा, पंखे में कुछ फॉल्ट आएगा। पंखे में फॉल्ट आएगा तो कंडक्टर में दिक्कत हो जाएगी, मतलब कोई कंडक्टिविटी में कोई दिक्कत होगी, या फिर टायर में कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी होगा पर होगा, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, मेरी लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि उधर दिक्कत है तो उधर भी कट जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा, ये सब समझ लो, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने, बोला कि ना तो हम टर्न ऑन कर सकते ना हम ऑफ कर सकते किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेपरेटली, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं एक ही स्विच से। सही बात है, सही बात है। देखो, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में एक बैटरी लगी है, एक स्विच लगा है, ठीक है। उस समझाना ही जरूरी है, दिखाना भी जरूरी है, दिखाना जरूरी है, दिखाऊंगा, फटाफट दिखाता हूँ। मैं सेल ले रहा हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। सेल से बनाऊंगा मैं, सेल बना दी मैंने फटाफट से, और अब मैं फटाफट से बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका आप बोलो ये सब क्या है, ये भाई अलग अलग अप्लायंसेस है, ऐसा समझिए, अलग अलग अप्लायंसेस। और अपना बल्ब है, ये वो बल्ब का सैंपल है, मैं बल्ब का बना दिया, ठीक है ना। तो देखो, हाँ, करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, लिख लो पॉजिटिव नेगेटिव। तो करंट जाएगा ना, तो मान लो मैंने इधर कनेक्शन काट दिया, भट, मतलब काटा नहीं, डिवाइस खराब हो गया, ये डिवाइस खराब हो गया तो ये सब डिवाइस भी बंद हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट था, मैं पहला पॉइंट समझा दूँ पहले, ये डिवाइस खराब तो ये सब खराब, मान लो ये डिवाइस खराब तो ये दोनों खराब, और ये भी खराब हो जाएंगे, ये भी चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्किट टूट गया ना, पूरा सर्किट टूट जाएगा। मान इधर चली, इधर से खत्म, तो ये भी कुछ कुछ देर में ये भी बंद, ठीक है। अब दूसरे ने बोला कि हम किसी को भी सेपरेटली स्विच ऑन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें की बनानी पड़ेगी। ये मैंने जगह छोड़ी की के लिए, मान लो ये है की, नहीं ये की नहीं है, कहाँ बनाऊँ की, अलग अलग अगला ही बनाना पड़ेगा, रुको फटाफट बना लेता, फटाफट 2 मिनट में बन जाएगा। ये मैंने बना लिए की, ये है मेरी की, मैंने की बना ली, चलो फटाफट क्लोज की। मान लो करंट आया इधर से, तो ये बल्ब से गुजरा, इधर से गुजरा, क्यों गुजर पा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे की लगा रखी है, ये सर्किट को रोके रखे। अगर मैं मान लो इसमें
ये वाली की लगाता, बीच में एक क्लोज नहीं हो, ये क्लोज की ओपन की होती तो सर्किट कंप्लीट नहीं होते, सब बंद हो जाते, है ना। तो मतलब कि स्विच ऑफ हो जाता है एक तरीके से कहे तो, है ना। तो अगर मैं स्विच ऑफ करूंगा तो सभी बंद हो जाएंगे क्योंकि सर्किट टूट जाएगा, और अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो सभी ऑन हो जाएंगे। स्विच ऑन तो सब ऑन, स्विच ऑफ तो सब ऑफ। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इन सीरीज सर्किट, तो इसने बोला है, इसने कहा है कि सीरीज सर्किट में ना, जो सीरीज वाला सर्किट होता है ना, इसमें सबको ना बराबर वोल्टेज नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती बराबर वोल्टेज? भाई ये भी इसका रीजन बताऊंगा आपको। देखो मान लो इधर से करंट आया, इससे मान लो इसने इसको चाहिए था 2 वोल्ट, 2 वोल्ट चाहिए था, तो इसने ऐसे दे दे, ले भाई खा। इसे चाहिए था 4 वोल्ट, तो इसे लिया, ले भाई तू भी 4 वोल्ट खा। इसे चाहिए था 6 वोल्ट, इसे 4 वोल्ट दिया। सबको अलग अलग वोल्ट देगा ना। पर मान लो करंट इतने वोल्ट का जाया ही नहीं, मान लो करंट गया 8 वोल्ट का, 8 वोल्ट का करंट है, ये 2, ये 5, 5 6 7, और ये मान लो ये भी 2 का है, तो 9 वोल्ट, 9 वोल्ट का यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, 9 वोल्ट के हमने अप्लायंस लगा रखे हैं, और करंट आ रहा है 8 वोल्ट का। तो इस वाला और इस वाला और इस वाला सबको कैसी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी? बहुत कम 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 हो जाएगी, सब में थोड़े शॉर्टेज आ जाएगा। तो ढंग से वर्क कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ये है तीसरा पॉइंट कि जो सीरीज सर्किट होते हैं ना, उनमें जो डिवाइसेस होते हैं ना, उनमें जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज का जो स्तर है, अमाउंट है, वो सेम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सब में वोल्टेज जो है वो शेयर होती है, शेयरिंग होती है वोल्टेज की सब में, और वोल्टेज शेयर होती है ना, तो ये ढंग से वर्क नहीं कर पाते अप्लायंसेस। ये था तीसरा पॉइंट। अब है चौथा पॉइंट। तो ये बोला ऐसा ना कि सीरीज कनेक्शन जो होता है ना, उसमें रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अगेन यहीं पे बच जाएंगे हम। क्यों? देखो करंट आया, करंट आया, देखो अगर मैं पैरेलल लगाता तो हर डिवाइस के लिए अलग अलग तार आ जाती। मान लो ये एक डिवाइस है, इसके लिए अलग तार, इनके लिए अलग तार, इसके लिए अलग तार, सबके लिए अलग अलग तार जाती। तो ये तार का छोटी होती? हाँ होती। क्या? क्या इस डिवाइस में घुसकर तार वापस चले, हाँ चली जाती। सबके लिए अलग अलग तार है, तो सबके पास जो वोल्टेज है और जो करंट है बहुत बढ़िया जाता, हाँ जाता। रेजिस्टेंस भी कम होती, हाँ होती। पर अगर मैं ऐसे लगाऊं, तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा तार बढ़ जाएगी। सोचो मैंने इधर भेजा, इधर घुसा, इधर इधर पूरा घूम के आया, फिर इधर गया, इधर घूमा पूरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, फिर इधर आया, फिर इधर घूमा, तो रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। और सोचो पूरे पूरे शहर गांव में अगर हम ये लगा देंगे तो रेजिस्टेंस तो कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बड़ी बड़ी तारें बन जाएंगी, रेजिस्टेंस की बाढ़ आ जाएगी। रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाएगी, सोची ना होगी, इतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और इतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, तो पावर सप्लाई कम हो जाएगी। पावर सप्लाई का यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ते तो करंट कम होता है, मैंने बताया, तो करंट कम हो जाएगा बहुत। तो करंट तो हम कम करना नहीं है ना। मतलब मान लो इन तीनों तक करंट बढ़िया आया, इसके आगे अगर और मैं लगाता जाऊँ तो उनके पास करंट कितना कम जाएगा, और एक टाइम आएगा कि इन पे भी कम जाएगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा शेयरिंग होगी और रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तार बहुत लंबी होती जा रही है। तो 10 का चौथा नुकसान, 4 नुकसान हमने पढ़ लिए। अब आएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल आ गया, मात्र जरा सा बचा चैप्टर। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, चलो। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इसमें बोला द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात यही कह रहा है कि 1 में आर का टोटल इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यार हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, ऐसे 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 करके हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो करंट जो होता है वो तो बढ़ जाता है, करंट जो होता है वो बढ़ जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है। करंट बढ़ जाएगा पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी। क्यों भाई? देखो ऐसे गया, मैं तेज तेजी नाल बना रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, यहाँ देखो
अरे यहाँ नहीं, यहाँ देखो, ये हमारा R1 या R2 या R3, मैंने लिखा नहीं हुई उल्टा दिखेगा, ठीक है ना, समझाओ। ये R1 R2 R3, इधर से आया अपना करंट, करंट नहीं, हाँ करंट आया, ठीक है, करंट गया, करंट गया, इधर गया, इधर पटा, इधर गया, इधर भी पट गया, इधर गया, इधर भी पट गया, पट गया कि नहीं, पट गया, बिल्कुल पट गया। अब ये करंट पटने के बाद इधर से घुस के जाएगा, इधर आएगा, इधर फिर से करंट जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा सारा, और फिर जाएगा, है ना। तो करंट तो बदल रहा है, करंट तो बदल रहा है भाई, है ना, करंट तो बदल रहा है। रजिस्टर से अगर हम पैरेलल लगाएंगे तो करंट बदल देता है ये, पर वहीं करंट बदल तो देता है पर वोल्टेज सेम कर देता है। मतलब समझो, इधर से वोल्टेज आएगी ना, तो इधर भी उतनी वोल्टेज होगी, इतनी वोल्टेज इधर, इतनी वोल्टेज इधर, है ना, ये वोल्टेज, इतनी वोल्टेज इधर आएगी, उतनी वोल्टेज आएगी। मतलब कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, वो बराबर रहेगा, बराबर रहेगा एकदम, पर जो करंट है वो अलग हो जाएगा, वो डिफरेंस हो जाएगा उसमें करंट, क्यों, क्योंकि बट जाएगा। और रही यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस का, किसी के आगे हम लगा, तो मैं यहाँ पे लगा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वोल्ट मीटर, ये मैं लगाया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा ना, यहाँ पे हमने ना पर डिफरेंस, तो हमने वोल्ट मीटर लगाया, इधर सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे एमीटर लगाऊँ, एमीटर लगाऊंगा तो उसमें अलग दिखाएगा, एमीटर सेम नहीं दिखाएगा, अलग हो जाएगा एमीटर में, क्योंकि एमीटर करंट का फ्लो दिखा रहा है और वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आया। ये करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे करंट, ठीक है। आगे अब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज पढ़े हमने सीरीज सर्किट के, अब एडवांटेजेस देखो पैरेलल सर्किट के। पैरेलल में सर्किट लगाया तो कितने फायदे, देखो कोई भी अप्लायंसेस अफेक्ट नहीं होगा अगर कोई दूसरा अप्लायंसेस बंद हो जाए, एक बंद हो जाए तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला घंटा, क्योंकि भाई एक के लिए अलग वायर है, दूसरे के लिए भी अलग वायर है, ठीक है। आगे देखो, हर अप्लायंसेस का अपना एक स्विच होगा, हर अप्लायंस का अपना एक स्विच, जैसे हमारे घर में जो वायरिंग है ना पैरेलल है, मेरे पास पंखे का अलग स्विच है, लाइट का अलग स्विच है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये पंखे का स्विच, ये और ये लाइट का स्विच, ये लाइट का स्विच, ये पंखे का स्विच, सबका अलग अलग स्विच। वही देखो उसमें तीसरा पॉइंट है, सबको सेम वोल्टेज मिलेगी, वे वोल्टेज सब में सेम जाएगी, ठीक है। सबकी ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी, रेजिस्टेंस जो है सबकी कम हो जाएगी। क्यों रेजिस्टेंस कम हो जाएगी भाई, वायरिंग का चक्कर है, मैंने बताया उसमें वायरिंग ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यहाँ पे वायरिंग कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी। एडवांटेज पढ़ ली। अब है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर rate at which electrical energy is dissipated or consumed in a circuit is called electric power. रेट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो कंज्यूम होती है किसी भी सर्किट में, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, और अगर हम V क्या होता है, V क्या होता है ये बताओ, V क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V की जगह हम आई आर लगा तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बन जाएगा। वहीं अगर हम P इज इक्वल टू वी इंटू वी आर भी हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला देखें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है फॉर्मूला V अपॉन में आई, यानी कि वोल्टेज अपॉन में करंट, है ना। तो रेजिस्टेंस की जगह पे अगर हम V अपॉन में R लिखे तो एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, क्या फॉर्मूला निकलेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। बोलो समझाऊँ, अभी समझा दूंगा कुछ सेकंड में, फिर टॉपिक खत्म है, पर पहले आगे का बता दूँ। ऐसे यूनिट ऑफ पावर क्या है, वोट है, वोट है पावर की यूनिट क्या है, ऐसे यूनिट वोट, लिख लो WATT, ये है ऐसे यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। अब जैसे हमने 1 एम्पियर को बताया, 1 एम्पियर बताया हमने, और किसको बताया था हमने, 1 एम्पियर बताया था, और किसी को भी बताया था मेरे ख्याल से, किसको बताया था, 1 एम्पियर बताया था, और हमने एक और चीज़ बताया 1 वोल्ट बताया, 1 एम्पियर बताया, और अब हम बताएंगे 1 वाट, 1 वाट बताएंगे। तो 1 वाट, तो 1 वोट क्या है, तो बुक के हिसाब से जब 1 वोट जो है वो तब होगा जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा किसी डिवाइस से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट हो। तो 1 वोट कब होगा, जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा किसी डिवाइस से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। इसको किताबी तौर पे समझे, बना के दिखाऊं तो 1 watt power is consumed when 1 ampere of current flows through a device of potential difference of 1 volt। यानी कि जब किसी सर्किट में
ये है सर्किट। किसी सर्किट में करंट किससे फ्लो होगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव, ये आई है, आई। आई। तो जब कोई करंट फ्लो होगा, ठीक है, कितने कितने उसका एम्पेयर का? 1 एम्पेयर का। जब 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो किसी डिवाइस में से, यहाँ पे हमने डिवाइस है बल्ब, किसी डिवाइस में से, है ना, 1 एम्पेयर करंट जब फ्लो हो किसी डिवाइस में से, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इधर से लेकर इधर का जो डिफरेंस आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस। पहली बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि जब कोई चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा, कुछ वर्क डन होगा 1 वोल्ट का। जब वर्क डन होगा 1 वोल्ट, मतलब कि जब होगा पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट होगा, इसके इधर और इधर साइड को जब करेंगे तो 1 वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तब 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 जो है 1 वोल्ट की पावर कंज्यूम करेगा ये अपना बल्ब, या फिर कह सकते हैं डिवाइस। तो जब 1 एम्पेयर का चार्ज फ्लो होगा और 1 1 एम्पेयर का चार्ज फ्लो होगा और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी डिवाइस से, तो 1 वोल्ट की पावर कंज्यूम होगी। ये था 1 वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम मेजर्ड इन जूल्स और वॉट आवर और किलोवाट आवर। तो ये एक अमाउंट है एनर्जी कंज्यूम का किसी भी टाइम में, और ये मेज़र किया जाता है जूल्स में, वॉट हावर में और किलोवाट हावर में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम यानी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है कितने टाइम में, वो हम मेज़र करते हैं। किस में? जूल में करते हैं, और वाट हावर में करते हैं, और किलोवाट हावर में करते हैं, ठीक है। फिर आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो when current passes through high resistance wire like nichrome, due to high resistance the wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of current. तो जब करंट पास होता है किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से, जहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के लिए बोला नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, किसकी वजह से? उसके रो की वजह से। रो मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की वजह से अगर कोई वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो जो करंट है वो इधर से पास होगा ना, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराएंगे यानी पहले बताया वो टकराएंगे, और टकराने की वजह से जब वो कोलिजन होगा तो उस कोलिजन के दौरान हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट जो है उस नाइक्रोम वायर को गर्म करेगी और एक हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो व्हेन करंट पासिस थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस द वायर बिकम्स वेरी हॉट। कोई जगह इसमें भी ये बोला जब कोई करंट पास करेगा किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से, चाहे वो नाइक्रोम वायर हो या फिर और कोई वायर, जो रोड में हमारी वायर लग रही है, गीज़र, आयरन, और कोई एग्जांपल है क्या? गीज़र हो गया, आयरन हो गया, और रोड हो गई, और न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सब में क्या ये सब लगा देते हैं। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस द वायर बिकम्स वेरी हॉट। अब जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो वायर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराएगा क्योंकि वायर की रेजिस्टिविटी यानी कि रो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, और कोलिजन की वजह से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। फिर आता है सिंस वी नो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय। इन्होंने बोला है कि बस इन्होंने अदल बदल किया है। हमने बोला वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो इन्होंने क्या करा, वर्क डन जो था वो एक साइड कर लिया और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट एक साइड कर लिया। तो ये हो गया वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्ट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वी नो करंट इज, अब हमें पता है करंट क्या है, हमें पता करंट क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो क्यू कितना हो जाए, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी,
ये हमने बी मान लिया। फिर आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, जो कि है C। इसे हमने इक्वेशन C मान ली। तो अगर हम B और C इक्वेशन को A में लगाएं तो कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। हमें देखने को मिलेगा कि वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी है, और वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसलिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। अब मैं इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख के बताऊँगा। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब वर्क डन अपॉन चार्ज और V के नीचे हमने 1 लिख लिया, कुछ नहीं था तो 1 ले लिया। फिर हमने की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो हो गया चार्ज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। ठीक है, तो ये हमारे निकल के आया। अब एक चीज़ और पता चली हमें, क्या पता चली कि जो हमारा चार्ज है वो भी किस चीज़ के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है। हमें एक और इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये इक्वेशन हमें पता है, तो इसको हम इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी इधर चला जाएगा ना, ऐसा कुछ I इंटू टी ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। और जब हम इस Q को यहाँ रख देंगे, इसे एज इट इज यहीं रख देंगे। एक और हमारे पास क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। ये भी हम ये रहने, अब इसे हम इसमें लगाएंगे, इसमें लगाते हैं तो V क्या हो जाएगा, आई आर, ठीक है, इंटू क्यू का है आई टी डब्लू। ये एक इधर लगाया, एक ये लगाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी डब्लू, और डब्लू चेंज हो जाता है, यानी कि वर्क डन चेंज हो जाता है हीट में। तो ये बन गया हीट का फॉर्मूला, हीट इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर, रेजिस्टिविटी इंटू मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू टाइम। ये निकल गया हीट का फॉर्मूला, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर, जो भी किसी वायर में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट के स्क्वायर के, पहला। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर की रेजिस्टेंस से। तीसरा टाइम फॉर विच करंट इज पास, टाइम जिसमें करंट पास हो रहा है, इन तीनों के वो प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली। लिख लो अभी, पहला किसके प्रोपोर्शनल होगी, हीट जो प्रोड्यूस होगी किसी वायर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द करंट आई, यानी कि आई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द करंट आई स्क्वायर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये दूसरा है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर। तीसरा टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, यानी कि टी। तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये निकल के आया है पूरा कंक्लूजन, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अप्लायंसेस की जिसमें हमारे जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमें देखने को मिलता है। तो पहला आता है देयर आर वेरियस एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है। मैंने बहुत सारी तो पहले ही बता चुका हूँ, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी है। लाइक आयरन, बल्ब, हीटर, ओवन, इन्फ्यूज, और रोड हो गई, गीज़र एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, पर अभी कुछ जो मैंने बोला था कि बाद में बताऊँगा वो मैं अभी बता रहा हूँ। पहला जो मुझे बताना था वो था एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, कि एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को हम ऐसे पैरेलल ही क्यों लगाते हैं। ठीक है, ये वाला मैं बताना था, ये बता देता हूँ। तो एमीटर हम सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि एमीटर में जो भी करंट आ रहा है, कोई भी करंट आ रहा है तो वो उससे गुजर रहा है, तो फ्लो मार रहा है ना, उसके अंदर रुक नहीं रहा है। पर वहीं अगर हम उस करंट मतलब एमीटर को हम पैरेलल लगा देंगे, पैरेलल में लगाएं,
तो करंट बटेगा और उसके ऊपर जा मतलब कि समझो, इसे कुछ ज़्यादा समझो कि एमीटर की ना रेजिस्टिविटी जो है ना वो कम है, कम होती है। वायर की रेजिस्टिविटी से एमीटर की रेजिस्टिविटी कम है, तो वायर कहाँ जाएगा, मतलब करंट कहाँ जाएगा, जहाँ पर रेजिस्टिविटी कम होगी। उधर थोड़ी ना जहाँ रेजिस्टिविटी ज़्यादा, वो तो वहाँ से जल्दी पास करेगा जहाँ पर करंट ज़्यादा है, मतलब कि रेजिस्टिविटी जहाँ कम है वहाँ से करंट जल्दी पास करेगा ना। तो एमीटर की रेजिस्टिविटी कम है तो करंट वहाँ से जल्दी जल्दी पास करेगा, ऐसे जल्दी जल्दी पास करेगा, है ना। और इस कारण करंट जो है एक्चुअलिटी में नीचे से पास करेगा ही नहीं, वो एमीटर में से ही पास करता रहेगा, है ना। जिसकी वजह से जो एमीटर है वो पूरा का पूरा जल सकता है, फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एमीटर के साथ बहुत कुछ हो सकता है ना। किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम उसमें से करंट पास हो रहा है, नीचे नीचे से नहीं हो रहा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, और जिस कारण वो बर्न भी हो सकता है। तो किताबी बात की बात करें तो एमीटर की यहाँ पे बोला है रीजन में, एमीटर मेजर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। एमीटर करंट को मेजर करता है जो सर्किट में से फ्लो होता है, ये तो हमें पता ही है। एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगता है। वैन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जब अगर एमीटर को हम पैरेलल लगाएं टू द इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेज, सर्किट की जो नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस का मतलब है कि हर सर्किट की अपनी एक ना रेजिस्टेंस होती है, तो उसकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से देयरफॉर मोर करंट वुड बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट जो है वो बैटरी में से निकलेगा, जिसकी वजह से जो उसका डैमेज है, मतलब एमीटर जो है वो डैमेज होने का खतरा रहेगा। मोर ओवर इन्होंने बोला कि अगर देखा जाए तो एमीटर इटसेल्फ हैज़ वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, एमीटर की खुद की बहुत ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो वही घूम फिर के बात आ जाती है कि एमीटर की रेजिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से करंट उसमें से बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा आना पड़ेगा। अब ये समझ नहीं आएगा तो मैं समझा रहे, हमने स्टार्ट अप पढ़ लिया इसलिए मैंने इसे एंड में बताया था। बैटरी जो है, हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट घटेगा। तो रेजिस्टेंस जो थी पहले उस जो सर्किट की थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब ठीक ठीक रेजिस्टेंस थी। पर जब एमीटर उसके पैरेलल कनेक्ट हुआ तो रेजिस्टेंस जो थी, उसकी नेट रेजिस्टेंस थी वो कम हो गई, क्योंकि पहले उसकी रेजिस्टेंस उधर उधर थी, पर अब हमने ऊपर एक एमीटर लगाया इसकी रेजिस्टेंस कम है। इसको मैं डायग्राम के साथ समझाना चाहूँगा। तो ये हमारा सर्किट है। तो करंट अगर यहाँ फ्लो करेगा ना, तो पहले करंट सिर्फ यहाँ से फ्लो कर रहा था, यहाँ से सिर्फ यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था। पर पर जैसे ही मैंने एमीटर लगाया, क्योंकि एमीटर की रेजिस्टेंस जो थी वो कम थी, एमीटर की रेजिस्टेंस जो थी वो कम थी, तो करंट जो है वो अब यहाँ फ्लो नहीं कर रहा। वो सोच रहा है मैं इससे चले जाऊँ, रेजिस्टेंस यहाँ से करता हूँ यहाँ से फ्लो करेगा, इधर नहीं जाएगा, वो इधर से ही जाएगा ऊपर ऊपर से, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस घट गई है ना तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस घटेगी तो करंट बढ़ेगा, तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से बैटरी को ज़्यादा करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट निकालेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो एमीटर है वो डैमेज होने का खतरा रहेगा, डैमेज हो ही जाएगा, कंफर्म है। एमीटर डैमेज हो जाएगा, और एमीटर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, एमीटर डैमेज होगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, एमीटर डैमेज होगा तो हो गया बस। आगे, तो वोल्ट मीटर जो है वो सीरीज में क्यों नहीं लगाता, तो वोल्ट मीटर सीरीज में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, इससे क्या लेन देन, तो देखो अगर हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हाई है तो अगर हम उसे सीरीज में लगा देंगे तो ओवरऑल जो नेट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सर्किट की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो करंट है ना, करंट वो जीरो हो जाएगा, जीरो करंट जीरो हो जाएगा, नेट करंट पूरे का जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जीरो हो जाएगा करंट। अब करंट जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, सब जानते हैं। तो ये क्या करेगा, करंट को जीरो कर देगा, है ना। और करंट जीरो हो जाएगा तो सर्किट कहाँ रह जाएगा, और रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी। ये तो ऐसे ही होगा कि करंट के पीछे हमने लकड़ी लगा दी, है ना।
बहुत मतलब जीरो करते हैं करंट, इतनी रेजिस्टेंस हाई है वोल्ट मीटर की, इसलिए हम वोल्ट मीटर सीरीज में लगाते हैं, हमसे पैरेलल लगाते हैं। आई समझ में बात, हमसे पैरेलल क्यों लगाते हैं ताकि करंट फ्लो बना रहे सर्किट में, क्योंकि अगर हम उसे सीरीज में लगा दें तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, है ना, करंट नहीं बहेगा सर्किट में।